नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। फ्रेंड्स, हमारा जो लक्ष्य है वो यूपीपीटी 2023 में आप लोगों के स्कोर को बेहतर से बेहतर बनाने का है। इसीलिए हम अपने चैनल पे यूपीपीटी के मॉक डेली लेकर आते हैं। तो जो लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो फिर अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अपने मॉक के साथ। तो पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। आपसे ये पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन है आपके चौधरी नारायण, मायावती, श्री गोविंद बल्लभ पंत या बीएल जोशी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श्री गोविंद बल्लभ पंत जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन थे? श्री गोविंद बल्लभ पंत। और ये किस पार्टी से थे? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी से थे और उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लेंगे अपना हम कि एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसे जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सिकंदर या नागा अर्जुन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है, किसे जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जाना जाता है और इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है और उसी का हिंदी अर्थ है एशिया के ज्योतिपुंज। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। और लाइट ऑफ एशिया नामक एक पुस्तक है, लाइट ऑफ एशिया नामक जो एक पुस्तक है वो किसने लिखी है? वो आपकी लिखी है एडविन अर्नोल्ड ने लिखी है। ठीक है, किसने लिखी है? एडविन अर्नोल्ड। वो महात्मा बुद्ध के जीवन पे इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका कि 10 कुमार चरितम किसकी रचना है। ऑप्शन है आपके बाण भट्ट, विष्णु शर्मा, विशाखदत्त या दंडी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 कुमार चरितम जो है वो दंडी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? दंडी द्वारा लिखी गई है 10 कुमार चरितम। तो और चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा लेंगे अपना हम कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन है आपके फिरोज तुगलक, खिज्र खां, गयासुद्दीन तुगलक या इब्राहिम लोधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खिज्र खां जो है वो सैयद वंश के संस्थापक थे। कौन? खिज्र खां। और इसका काल कब से कब तक के थे? तो ये 1400 से 1451 ईस्वी तक इनका जो था वो कार्यकाल था खिज्र खां का। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? आपका राइट आंसर खिज्र खां जो है वो सैयद वंश के संस्थापक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे अपना हम कि बीबी का मकबरा का निर्माण जो है वो किसने करवाया था। ऑप्शन है आपके शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर या बाबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीबी का जो मकबरा था उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। और कहाँ करवाया था? तो औरंगाबाद में करवाया था। ठीक है, कहाँ करवाया था? औरंगाबाद में बीबी के मकबरा का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि हंटर आयोग ने किसके विकास पर सबसे अधिक बल दिया है। ऑप्शन है आपकी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा या तकनीकी शिक्षा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक शिक्षा पे हंटर आयोग ने सबसे अधिक बल दिया है। ठीक है, 1882 का जो हंटर एजुकेशन कमीशन था वो लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था और इसका जो उद्देश्य था वो देश में जो मौजूदा शिक्षा स्थिति थी उसका विश्लेषण करने और उसमें सुधार व सुझाव हेतु ये हंटर आयोग लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा। और क्या उद्देश्य था? कि देश में शिक्षा की जो स्थिति है उसका विश्लेषण करने और उसको सुधार करने का। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था हंटर आयोग का। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कि सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन है आपके शतपथ ब्राह्मण से, ईशोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से या महाभारत से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडकोपनिषद से जो है वो सत्यमेव जयते महावाक्य लिया गया है और इसका अर्थ होता है सत्य की विजय हो। ठीक है, तो उपनिषद के बारे में बता दें कि उपनिषद की जो संख्या है वो 108 होती है और 108 में से जो मुंडकोपनिषद है उसमें से सत्यमेव जयते महावाक्य लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे अपना हम कि यूपी का कौन सा जिला आंवला नगरी के नाम से मशहूर है। ऑप्शन है आपके मेरठ, कन्नौज, प्रतापगढ़ या हाथरस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर है। जो प्रतापगढ़ है वो यूपी में आंवला नगरी के नाम से मशहूर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन है आपकी झेलम, रावी, चिनाब नदी या व्यास। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी। ठीक है, क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर सी, चिनाब नदी जो है वो सलाल पन बिजली परियोजना पर है। ठीक है, चिनाब नदी पे सलाल पन बिजली परियोजना स्थित है और ये 690 मेगावाट बिजली परियोजना है
और ये चिनाब नदी है कहाँ पे, तो ये जम्मू कश्मीर पे पड़ती है चिनाब नदी, वहां की ये परियोजना है सलाल पनबिजली परियोजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लेंगे अपना हम कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ऑप्शन है आपके किलिमंजारो, कोटोपैक्सी, चिम्बराजो या किनाबालू। तब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोटोपैक्सी जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा और सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ स्थित है, तो ये इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है, इक्वाडोर में स्थित है। और इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो 5,897 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है, इसकी सक्रिय जो ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 लेंगे अपना हम कि चीन का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके हुआंगो नदी, मैकेंजी नदी, टेम्स नदी या राइन नदी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चीन का जो शोक है वो हुआंगो नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं, हुआंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। कमेंट में आप मुझे ये बताइएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ठीक है, जिन लोगों को पता है वो लोग मुझे कमेंट करिएगा कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। और यहाँ पे आपका राइट आंसर है कि चीन का जो शोक है वो हुआंगो नदी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे अपना हम कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से किस क्रांति को जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड के नाम से किस क्रांति को जाना जाता है। ऑप्शन है आपकी नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, लाल क्रांति या पीली क्रांति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या तो इसे श्वेत क्रांति और दुग्ध क्रांति के नाम से ऑपरेशन फ्लड को जान जाते हैं। और इसके श्वेत क्रांति के अगर जनक की बात करें तो वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। ठीक है, और नीली क्रांति तो आपकी मत्स्य पालन से संबंधित है। किससे संबंधित है, मत्स्य पालन से। लाल क्रांति आपकी मांस से संबंधित है और पीली क्रांति आपकी तिलहन से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 लेंगे अपना हम कि एफडीआई का पूर्ण रूप बताइए। आपसे एफडीआई का फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन है आपकी फॉरेन डिजिटल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डेवलप्ड इन्वेस्टमेंट या फॉरेन डील इंस्टीट्यूशनल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का फुल फॉर्म है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इसे हिंदी में ये भी कहते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसका हिंदी रूपांतरण है। और इंग्लिश में है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये होता क्या है, तो आपको बता दें कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यक्तियों या विदेशी कंपनी द्वारा किए गए निवेश को एफडीआई कहते हैं। ठीक है, क्या होता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जब कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी कंपनी निवेश करती है तो वो एफडीआई कहलाती है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे अपना हम कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तब तो राइट आंसर हो जाएगा जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी मुख्य विशेषता ये है कि वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारत की जो अर्थव्यवस्था कैसी है, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, और सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है आपके 5 जनवरी 1962, 14 जनवरी 1965 या 25 जनवरी 1966 या 1 जनवरी 1960। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम की स्थापना जो है वो ऑप्शन नंबर बी 14 जनवरी 1965 को हुई थी। कब हुई थी, 14 जनवरी 1965 की। कब, किस लिए की गई थी कि गेहूं की जो कमी थी वो भारी कमी को देखते हुए खाद्य निगम अधिनियम 1964 इसके अंतर्गत हुई थी इसकी स्थापना। खाद्य निगम अधिनियम, खाद्य निगम अधिनियम 1964 के अंतर्गत 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी, जब खाद्य निगम को गेहूं की जो उत्पादन में वो भारी कमी देखने को मिली थी। ठीक है, तब ये 14 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। यह आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल, तो आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 344 या अनुच्छेद 360। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, कब की जाती है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो ये आपका राइट आंसर है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 340 में क्या है, तो अनुच्छेद 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। ठीक है, क्या है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340 में है। अगर बात करें 344 में आपका क्या है, तो 344 में राजभाषा आयोग है।
ये भी आपसे एग्जाम में जरूर पूछ दिया जाता है कि राजभाषा आयोग किस अनुच्छेद में है, तो आपका 344 में है। और 360 में आपका क्या है, तो ये इसमें आपका वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, क्या है, वित्तीय आपातकाल, ये 360 में है। और 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 लेंगे अपना हम, कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। ऑप्शन आपके राज्य सूची, संवर्ती सूची, संघ सूची, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो है भारत का जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये आपकी राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है। तो ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, इसमें शामिल है, आपकी राज्य सूची में शामिल किया गया है जन स्वास्थ्य और स्वच्छता को। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 लेंगे अपना हम, कि भारतीय संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद जो है वो किस अनुच्छेद में है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है आपके अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 155 या अनुच्छेद 148। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग के नाम से भी जानते हैं, अनुच्छेद 148 में उसका पद का प्रावधान है। ठीक है, और अनुच्छेद 81 आपका लोकसभा से संबंधित है, किससे, लोकसभा से संबंधित है। और 280 आपका वित्त आयोग से संबंधित है, 280 अनुच्छेद आपका वित्त आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 155 जो है वो आपका राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। ये सभी अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें ध्यान से अपना नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 लेंगे, कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। ऑप्शन है आपके मौलिक अधिकार प्रदान करता है, मौलिक कर्तव्य, या राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो है वो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। ठीक है, कौन प्रदान करता है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं, ये भी आपसे जरूर क्वेश्चन पूछता है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो वो किसके संविधान से लिए गए हैं, तो वो आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 लेंगे अपना हम, कि उत्तर प्रदेश में नौचंदी का मेला कहाँ लगता है। ये यूपी का फेमस मेला है नौचंदी का मेला, तो ये आपसे पूछा जा रहा है कहाँ लगता है। ऑप्शन है आपके आगरा, कानपुर, मेरठ, या सहारनपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नौचंदी का जो मेला है वो ऑप्शन नंबर सी, मेरठ में लगता है। ठीक है, कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है। और ये जो मेला है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है नौचंदी का मेला। अगर आपसे ये क्वेश्चन से अगर घुमा के पूछ दिया जाए कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मेला कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नौचंदी का मेला। ठीक है, और ये कहाँ लगता है, तो ये आपका मेरठ में लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ने से पहले मेरी आपसे फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सकें, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, कि मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन आपसे ये पूछा गया कि मुखौटा जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन है आपका असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या झारखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, मुखौटा जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 लेंगे अपना हम, कि आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो आपका ऑप्शन है 2019, 2018, या फिर से 2019 जो हो गया, या 2015। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी, 2018 में। और इसमें लाभ क्या था, तो इसमें 5 लाख सालाना इलाज का, 5 लाख सालाना जो है वो आप इलाज इससे करवा सकते हैं। ठीक है, 5 लाख रुपए का अगर आपका कहीं पे इलाज हो रहा है तो 5 लाख तक का इलाज आप इस कार्ड से करा सकते हैं आयुष्मान भारत योजना के तहत। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था वो था गरीब और असहाय लोगों पे जो इलाज का जो खर्च होता है वो कम करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। और कब की गई थी, तो 2018 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। ऑप्शन है आपके हापुड़, लखीमपुर खीरी, मेरठ, या कन्नौज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका लखीमपुर खीरी में पड़ता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है, लखीमपुर खीरी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 लेंगे अपना हम, कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं। ऑप्शन है आपके 7 मई, 12 मई, 8 मई, या 1 मई। तो आपका राइट आंसर है विश्व रेड क्रॉस दिवस ऑप्शन नंबर सी, 8 मई को मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं, 8 मई को मनाते हैं।
अगर हम इसकी 2000 अभी जो निकला है इसकी 2023 की थीम की बात करें तो इसकी थीम थी, आप लोग ध्यान से देखिएगा, एम्फेसाइजिंग द यूनिवर्सल। थोड़ी बड़ी सी है इसकी थीम इसीलिए, लेकिन बताना जरूरी है। एम्फेसाइजिंग द यूनिवर्सल ह्यूमन एंड डाइवर्स डायमेंशंस ऑफ रेड क्रॉस मूवमेंट। रेड क्रॉस मूवमेंट, ठीक है। ये विश्व रेड क्रॉस दिवस 2023 की थीम थी। क्या थी? एम्फेसाइजिंग द यूनिवर्सल ह्यूमन एंड डाइवर्स डायमेंशन ऑफ रेड क्रॉस मूवमेंट। ये आपकी 2023 की थीम थी। ये आपका करंट में क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 8, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 8 मई। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 8 अगस्त, 10 सितंबर, 8 सितंबर या 10 अगस्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है, और ये हाल ही में अभी मनाया गया है। और इसकी जो थीम थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। इसकी थीम 2023 की थी, परिवर्तनशील दुनिया के लिए, परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा। परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, ठीक है। अब यहाँ खत्म नहीं हुई और है, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाज की नींव का निर्माण। इतनी बड़ी इसकी भी थीम है, समाज की नींव का निर्माण। ये थी आपकी अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की 2023 की थीम। क्या थी? परिवर्तनशील दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना, टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाज की नींव का निर्माण करना, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है 29 अगस्त, 16 सितंबर, 22 अप्रैल या 1 मई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह भी हाल ही में जो पिछली वीडियो थी मैंने इसमें पूछा था आपसे कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो उसमें मैंने गलती से मुझसे ऑप्शन गलत हो गए थे, 16 की जगह 18 हो गया था, तो आप उसमें सही कर लेना, ठीक है। तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ठीक है। ये हाल ही में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये जो है करंट में भी आपसे पूछ दिया जा सकता है एग्जाम में, अभी के जो दिवस हैं वो, ठीक है। तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, और 22 अप्रैल को आपको विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, आपको 22 अप्रैल को, ठीक है। ये भी आपसे पूछ दिया जा सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 लेंगे अपना हम कि चंद्रकांता के लेखक का नाम बताइए। ऑप्शन है आपके रामधारी सिंह दिनकर, सूरदास, देवकी नंदन खत्री या मैथिली शरण गुप्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रकांता के जो लेखक हैं वो ऑप्शन नंबर सी, देवकी नंदन खत्री जो है वो चंद्रकांता के लेखक हैं, ठीक है। इन्होंने चंद्रकांता लिखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया है। ऑप्शन है माइक्रोफोन, टाइपराइटर, डायनामाइट या ग्रामोफोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया है। किसका किया है? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि बुद्ध के जन्म का जो बौद्ध धर्म में प्रतीक है वो क्या माना गया है। अब तो ये बौद्ध धर्म में बुद्ध के जन्म का प्रतीक पूछा है, तो वो आपको राइट आंसर हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर बी है आपका, कमल और सांड को बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना है, ठीक है। किसे? कमल और सांड को बौद्ध धर्म में बुद्ध के जन्म का प्रतीक माना गया है, तो ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 30 है आपका, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। ऑप्शन है आपके सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या विनोबा भावे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भूदान आंदोलन जो है वो ऑप्शन नंबर डी, विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। किसने की थी? विनोबा भावे आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका कि संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था। 44वें, 42वें, 36वें या 52वें। तो आपका राइट आंसर है 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसमें आपकी संपत्ति के अधिकार को मौलिक के अधिकार से हटा के
कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया है। अब जो है संपत्ति का अधिकार वो आपका मौलिक अधिकार ना होकर कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, तो 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में आता था, लेकिन अब जो है वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कानूनी अधिकार में परिवर्तित हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 लेंगे अपना हम कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। आपसे ये पूछा है, तो ये आपका जो है ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया था आपका। तो आपका ऑप्शन है कि वन्य जीव विहार और राज्य आपको दिए गए हैं, तो आपने ये पूछा है कि इसमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है। बांदीपुर कर्नाटक, मानस असम, काजीरंगा असम या सिपलीपाल आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ये सिपलीपाल जो टाइगर रिजर्व है ये आपके आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका ओडिशा में है। कहाँ पे है सिपलीपाल टाइगर रिजर्व, तो ये आपका ओडिशा में है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर है। और काजीरंगा तो असम में ही है, मानस भी असम में है, बांदीपुर भी कर्नाटक में है। तो सिपलीपाल टाइगर रिजर्व आपका आंध्र प्रदेश में है, तो यही आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 लेंगे अपना हम कि वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है क्या कहलाती है। विनिमय दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर या प्राथमिक उधार दर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह दर जिसपे रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है वो आपकी रेपो दर कहलाती है। क्या कहलाती है, रेपो दर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका कि भारत में किस राज्य में सबरीमाला स्थित है। सबरीमाला जो मंदिर है, ठीक है, ये बहुत ही चर्चित मंदिर है। ये आपसे पूछा कि भारत के किस राज्य में पड़ता है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात या केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सबरीमाला जो मंदिर है वो आपका केरल में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, केरल में स्थित है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। आपसे ये पूछा गया है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो आपको बता दें कि ऋग्वेद जो है वो आपका सबसे प्राचीनतम वेद है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और ऋग्वेद जो है वो आपका सबसे प्राचीनतम वेद में है। और वेद कितने हैं, वेद आपके 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका कि महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ। ये आपसे पूछा जा रहा है कि महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था। ऑप्शन आपके पाटलिपुत्र, पावापुरी, उज्जैन या लुम्बिनी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महावीर स्वामी को जो मोक्ष है वो पावापुरी में प्राप्त हुआ था। ठीक, कहाँ प्राप्त हुआ था, पावापुरी में। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका कि यंग इंडिया साप्ताहिक पत्रिका कौन प्रकाशित करते थे। ऑप्शन है आपके महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या मोतीलाल नेहरू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया जो साप्ताहिक पत्रिका थी वो अंग्रेजी में प्रकाशित की जाती थी। ठीक है, किसके द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया साप्ताहिक अंग्रेजी जो पत्रिका थी वो प्रकाशित की जाती थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 लेंगे अपना हम कि भारत में रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है वो किसने डिजाइन किया था। ऑप्शन है आपके राकेश कुमार, उदित राज, डी उदय कुमार या राजकुमार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में जो रुपए का डिजाइन है जो अभी तक चलता आ रहा है वो डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। किसने डिजाइन किया था, डी उदय कुमार ने। रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है ऐसे ये जो लिखते हैं हम लोग, ये डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका कि डीआरडीओ का मुख्य कार्य किस क्षेत्र में अनुसंधान करना है। ऑप्शन आपके अंतरिक्ष अनुसंधान, कृषि अनुसंधान, चिकित्सा अनुसंधान या रक्षा अनुसंधान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षा अनुसंधान। ठीक है, डीआरडीओ का मुख्य कार्य है रक्षा अनुसंधान करना और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। इसका जो मुख्यालय है वो पड़ता है आपका नई दिल्ली में। ठीक है, डीआरडीओ का मुख्यालय आपका नई दिल्ली में पड़ता है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी और डीआरडीओ का मुख्य कार्य है रक्षा अनुसंधान। ठीक है, रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान करना। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। ये आपका 40वां क्वेश्चन है और ये आपका आखिरी और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है वो जल में घुलनशील होता है। ऑप्शन है आपके विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विटामिन सी जो है वो आपका जल में घुलनशील होते हैं। और एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप याद कर लोगे कि कौन से विटामिन किस चीज में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील बाटे, वसा में घुलनशील विटामिन अगर आप याद करने हैं तो आप याद कर सकते हो कीड़ा। कीड़ा वसा में घुलनशील है, ऐसे आप याद कर सकते हो ट्रिक से कि कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील है। तो कीड़ा से क्या हो जाएगा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ई जो होता है वो आपके वसा में घुलनशील होते हैं। और अब कौन से बच्चे, तो विटामिन सी और विटामिन डी ये आपके दोनों
जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। और ये थे आपके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे देख रहे हैं और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम ऐसे ही डेली अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर और गुड बाय।